इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन दी एयर। जाहिर है ना तो मुकम्मल तौर पे अमन है, ना ही मुकम्मल तौर पे जंग है। दौरे चीन से पहले पहले ये समझा जा रहा था और जाहिर है ये तो पिछले हफ्ते उम्मीद की जा रही थी कि रवा हफ्ते कोई ना कोई 1 पेज एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कोई बहुत ही अच्छी, बहुत ही मस्बत नहीं है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज तो, और जाहिर है जो अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक नहीं लगती हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो दौरा चीन है इस पे मामलात को संभाल लिया जाएगा, समेट लिया जाएगा, या अल्टीमेटली जो आज कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया है उसमें एक बार फिर जो बॉम्बिंग की बात प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं कि हम पहले ही बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा चुके हैं ईरान में और अब लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात जो है वो होगा। आज के सलामती कौंसिल के इजलास में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये इसी तरह का बहुत ही हैवी, बहुत ही हाइपर किस्म का रिटॉरिक ज़रूर देंगे और ये इससे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि चाइना जाने से इस कज़िए के हल होने का या ना हल होने का, तो ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो है वो पुतिन से भी मिल चुके हैं अलास्का में, लेकिन यूक्रेन की जंग जो है वो रुकी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि चाइना में जाके इनको एक रियलिटी चेक जो है वो फर्स्ट हैंड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो इनके पास जो विस्परर हैं, इनके इनके कानों के अंदर इनको बताने वाले ट्रंप को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो उनको जो बता रहे हैं चाइना में, उनको काफ़ी वहाँ पे रियलिटी चेक जो है वो मिलेगा इस चीज़ के बारे में कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आपने अभी कहा कि मैटर जो है वो हैंग कर रहा है और कहीं भी नहीं है, तो उसका बुनियादी मसला ये है कि अमेरिका के कोर्ट में जो है वो बॉल उसके कोर्ट से निकल चुका हुआ है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ को विक्ट्री कहे, और हम बारहा इस बात का तस्करा भी कर चुके हैं। और उस विक्ट्री के चक्कर में वो जंग तो नहीं करना चाहते, जंग फुल फ्लेज वॉर जो होती है, ग्राउंड इन्वेजन की उनके पास कैपेसिटी नहीं है और पॉलिटिकल विल भी नहीं है। और जो दूसरी जंग है उसके पास उनकी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं कि आप ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं या फिर जो टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक न्यूक्स हैं। तो उन दोनों के बाद अब नहीं समझ आ रहा पेंटागन को कि किस तरीके से ईरान रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा, और अगर करेगा और कर भी सकता है तो फिर इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि जंग तो ऑलरेडी फैल चुकी है। यही जंग, यही प्लेयर्स जो हमें यूक्रेन और रशिया में नज़र आते हैं, एक पूरा ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ग्लोबल साउथ पे अटैक किए हुए, यही जो है प्लेयर्स आपको ईरान में नज़र आते हैं, और यही अब आपको रिसेंटली साहिल रीजन में नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे भी जो वेस्टर्न बैक, ख़ास तौर पे यूएस बैक जो है इस्लामिस्ट आईसिस और दाइश के जो जो फ्रैक्शंस हैं डिफरेंट, वो वहाँ पे लड़ रहे हैं। जो साहिल के रीजन के मुल्कों ने वागनर जो है वो वागनर के साथ वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो रशिया वहाँ पे भी है, चाइना के वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, 100 साल की माइनिंग की लीज है, पूरा जो इनका बेल्ट एंड रोड है वो अफ्रीका तक जाता है। तो पूरा साहिल का रीजन जो है वो इस आग की लपेट में आने वाला है। तो मैं बार बार एक ही बात अर्ज करती हूँ, और बाज़ औक़ात वो लगता है कि शायद वो और कोई नहीं कर रहा, तो इस बात में गॉड नोज कितनी हकीकत या कितनी जो है इसके अंदर गहराई होगी। मैं आपको मुसलसल यही कह रही हूँ कि ये ईरान की जंग भी जो है ये भी चाइना को ही कंटेन करने के लिए, ये पूरी जंग जो है ये 2 सिस्टम्स की जंग है। एक सिस्टम जो कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के बाद जो है पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है और अपनी हेजमनी के साथ, और दूसरा सिस्टम जो है वो उफक पे उभर रहा है, अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। ये 2 सिस्टम आपस में लड़ रहे हैं और 3 जगहों पे बाकायदा आपको हॉट कन्फ्रंटेशन में ये दोनों सिस्टम नज़र आते हैं। तो इसमें ट्रंप जो हैं अपने 4-5 जो उनके पास जो हैं घोस्ट विस्परर, उनके साथ, जिसके 2 के मफाद कोई और होंगे, 2 के कोई और होंगे, इजरायली लॉबी कुछ और कहती होगी, अमेरिका फर्स्ट कुछ और कहते होंगे, पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह पे होगी। इन सब चीज़ों के अंदर जो हैं वो बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं। वो ना तो JCPOA
बट डॉक्टर साहब एट दैट वेरी मोमेंट शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, या इसको कुछ और कहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और सदर शी जिनपिंग इकट्ठे बैठे हुए होंगे, यानी जो दो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं या दो बुनियादी ताकतें हैं, चाइना को जैसे आपने कहा कर्टेल करने के लिए हो रहा है, तो जब बराह रास्त ये दोनों फोर्सेज एक साथ बैठेंगी और इस तमाम तर सिचुएशन और इन तमाम तर सर्कमस्टांसेस के अंदर बैठेंगी, तो फिर आपको लगता है कि कुछ तो तय किया जाएगा। जो करना था, मसल शो करना था, वो किया जा चुका, पानी की गहराई नापी जा चुकी, अब कुछ है ऐसा जो तय किया जाएगा इन द मिडल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और तय ये किया जाएगा, अमेरिका को बताया जाएगा कि पूरा रीजन, ये मेरी रीडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पूरा रीजन इस वक्त आपको एक ग्रेसफुल एग्जिट देने के लिए तैयार है। आप वो ग्रेसफुल एग्जिट ले लीजिए, आपके पास एक फातेह होने का कोई मार्जिन नहीं है। हमने आपके आने से पहले चाइना ने ऑलरेडी अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई कर लिया है कि जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं वो इलीगल हैं, और दुनिया में जिसके साथ भी हम ट्रेड करेंगे, और आप अंदाजा करें कि चाइना कितनी ट्रेड जो है उसकी दुनिया में है, तो जो उन सैंक्शंस को अप्लाई करेगा वो भी इलीगल होगा। तो जो टो करते हैं यूरोपियन यूनियन अमेरिका की सैंक्शंस को, वो भी इलीगल है। तो ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं, ये तो गिफ्ट ऑलरेडी चाइना जो है उनके आने से पहले ही ट्रंप को दे चुका है कि आपकी सैंक्शंस जो कि हथियार के तौर पे इस्तेमाल होती थी मुल्कों को तबाह बर्बाद करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, उनकी इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए, उनके अंदर कलर रेवोल्यूशन लाने के लिए, उनके अवाम को सड़कों पे निकालने के लिए, अपनी मर्जी के पपेट वहां पे इंस्टॉल करने के लिए, वो दौर खत्म हो गया है। अब आगे आप आ जाइए कि आपको जो वाटरवेज हैं, या जो रूट हैं, या जो रास्ते हैं, उन पे मोनोपोली चाहिए, तो आप 40 साल उसमें पीछे हैं। अगर आप गेन कर सकते हैं तो ठीक है, ना तो आपको मलाका स्ट्रेट, चाहे आप इंडोनेशिया को ये उकसा रहे हैं, अमेरिका बहुत ज़्यादा उकसा रहा है कि मलाका स्ट्रेट के ऊपर इंडोनेशिया कहे कि जी मैं वहाँ पे कोई टोल टैक्स लगाना चाहता हूँ, जिसको कि इंडोनेशिया ने फिलहाल कहा है कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ना तो मलाका स्टेट हो गई, ना जो स्टेट जो है वो जिबूती हो गई, ना ही ये जो स्टेट ऑफ होर्मुज है, ये जितने चोक पॉइंट्स हैं, या फिर जो इनकी जो आर्कटिक सिल्क रोड है जिसके ऊपर ये पूरा ग्रीनलैंड कब्जे में करने लगे थे, आपके पास ना कैपेसिटी है, ना स्टेमिना है, ना ही आप 40 साल पीछे हैं। आप आर्कटिक सिल्क रोड पे चाइना और रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस लेवल के आइस ब्रेकर चाइना और रशिया बना चुके हैं, और जिस तरह से वो आइस को वहां पे ब्रेक करके अपनी शिपिंग रूट को क्रिएट कर रहे हैं, अमेरिका वो नहीं कर सकता। स्टेट ऑफ हुर्मुज को नहीं खुलवा सकता, चाहे ये ब्लॉकेड सिंबॉलिक सा कितने टाइम और रख ले। तो चाइना बहुत कैटेगोरिकली इनको एक रियलिटी चेक देगा कि आपके पास एक ग्रेसफुल एग्जिट का ऑफ रैंप मौजूद है जो हम आपसे नहीं छीनेंगे। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि आप इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, और इतना करना चाहते हैं कि आप हमें कंटेन करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज में इन्वॉल्व करें, ईरान में बहरहाल चाइना जो है वो फिजिकली नहीं तो आइडेशनली तो इन्वॉल्व है, तो आप अब अफ्रीका में ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हमारे इंटरेस्ट, हमारी माइंस, हमारे रास्ते, वहां पे आपने रशिया को इन्वॉल्व कर लिया है। तो या तो ये बात बहुत फैलेगी या ये बात सिमट जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि जितने भी जो हैं वो ट्रंप उनका दिमाग पॉलिटिशियन का ना हो, वो जितने भी उनका दिमाग जो है कारोबारी की तरह या दुकानदार की तरह सोचता हो, ये बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक मैथ्स वो समझ जाएंगे। उसके बाद फिर उनके पास मरला यही रह जाएगा कि अब उन्होंने वापस जाकर किस तरीके से ऐसे लोग जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग करके इनको सदारत पे पहुंचाया हुआ है, उनके साथ कैसे इन्होंने डील करना है, क्योंकि वो इनको जीने नहीं देंगे। जो मिरियम एडल्सन जैसे लोग जो हैं, पीटर टील जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग करके इनकी कैंपेन चलाई हुई है, वो अपने एजेंडा पे कायम रहेंगे। वो उनका एजेंडा यही है कि यहाँ की इकलौती लिंचपिन है ईरान, ईरान को डिसफंक्शनल करें, और उसके बाद हमारी जो अगली सदी माइंस की और मिनरल्स की आ रही है, उसमें हमने चाइना को जो है वो पछाड़ना है। उसको पछाड़ने के लिए तो आपको 40 साल का टाइम लगेगा। ना आपके पास माइंस के ठेके हैं, ना आपके पास इंस्टॉलेशन और प्लांट्स हैं, ना ही यूरोप और अमेरिका के कवानीन इजाजत देते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, ये तलिस्म तो टूटा है अमेरिका का, लेकिन बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सदारत में आए थे इस नारे के साथ कि वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और फिर उनका ये नारा बहुत इकोनॉमी सेंट्रिक लगता था।
कि अब हमें इधर उधर की जंगों के अंदर नहीं उलझना है, लोगों के मसाइल के अंदर नहीं उलझना है, वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और जब वो अमेरिका को अजीम बनाने की बात करते थे तो फिर वो इकोनॉमी सेंट्रिक नजर आते थे, लेकिन अब खुद जाहिर है वो जंग के अंदर जिस तरीके से उलझे हुए हैं, आपको लगता है कि कहीं मिसकैलकुलेशन हुई है, कहीं गलत अंदाज के अंदर किसी ने अमेरिका को इसके अंदर धकेल दिया या प्रेसिडेंट ट्रंप को धकेल दिया है, अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं और इसका नुकसान अल्टीमेटली उनको उठाना पड़ेगा, वो बेशक आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर ही क्यों ना हो? ट्रंप के केस में मिसकैलकुलेशन है, लेकिन जो डीप स्टेट होती है उसकी कोई मिसकैलकुलेशन नहीं होती। वो एक कंसिस्टेंसी के साथ बाय पार्टीसन होती है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो भी है उनका एक ही एजेंडा होता है और वो सालों पे और डेकेड पे मुहित होता है। तो आप सामने का फेस कोई भी चेंज कर दें, तो उस वक्त की ज़रूरत थी कि जो बाइडन के टाइम पे ये नारा लगवाया जाए कि जी हम ये फॉरएवर वॉर्स को ख़त्म करेंगे और अमरीकियों की ज़िंदगी बेहतर करेंगे। तो ये लॉबिंग फर्म्स ने और ये कैंपेन चलाने वालों ने ये नारा लगवा दिया, लोगों के साथ रेजोनेट किया, लेकिन डीप स्टेट का ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि ये जंगें हम रुकवा देंगे या ये जंगें हम करेंगे नहीं। वो उससे ज़्यादा जो है उन जंगों के अंदर पहले जो बाइडन और उससे पहले बराक ओबामा के टाइम पे भी जितनी जंगें थी उससे ज्यादा जंगों में उलझ चुके हैं। तो डीप स्टेट याद रखिएगा हमेशा बाय पार्टीसन होती है अकॉर्डिंग टू द जो इनके सेट रूल्स हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ट्रंप ये नारा लगा के तो आ गए। अब उसके बाद इस नारे में से बचना या निकलना तो बहरहाल उनकी अपनी विजडम पे डिपेंड करता था। तो वो उतने वाइज नहीं निकले, क्योंकि इस नारे पे तो बहुत से प्रेसिडेंट्स ने अमेरिका ने इनकार किया है और ईरान पे हमला नहीं किया, क्योंकि ये ख्वाहिश आज से नहीं है डीप स्टेट की कि ईरान जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है इस रीजन के अंदर। वो ना हमारे साथ इसिमिलेट करता है, ना इंटीग्रेट करता है, और उसकी एक अपनी एक वहाँ पे है और वो बाज नहीं आते और हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है। हम जहाँ आगे जा रहे हैं, रिसेंटली कुछ 3 महीने पहले इन्होंने पैक्स सिलिका एक फोरम किया है जिसके अंदर बाकायदा इन्होंने बताया है कि जी हम अब मिनरल्स जो हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम आने वाला फ्यूचर अपना ठीक करेंगे। सिलिकॉन वैली के सारे जो बड़े हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे, वो अपना एक इंटरनेशनल जो है वो कंसोर्शियम ऑफ मिनरल्स बना रहे हैं। तो ये सारी बातों के ताने बाने अल्टीमेटली यहीं पे हैं कि हम कल के हेजमॉन या एम्पायर थे, हम आने वाली सदी के भी हेजमॉन और एम्पायर रहना चाहते हैं। मगर मसला ये है कि ये जो फॉरएवर वॉर होती हैं ये ड्रेन कर देती हैं, ये रिसोर्सेज से को डिप्लीट कर देती हैं और कैपेसिटी को जो है वो मिनिमाइज कर देती हैं। तो आम अमरीकी जो है उसकी ज़िंदगी इतनी बदतर हो चुकी है कि वो इतनी जंगें और जो उसके टैक्स के पैसों से हैं और जिसका उसको बराह रास्त कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है, तो वो ये जंगें करना नहीं चाहता है। लेकिन डीप स्टेट जो है वो अपनी एक जो बढ़ाई है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से वॉलंटरली ये नहीं कहेंगे कि जी हम एक कोने में चुप करके बैठ जाते हैं अच्छे बच्चे बन के और अब चाइना की सदी है आने वाली। क्यों, चाइना तो ये कह भी नहीं रहा कि जी मेरी सदी है, या चाइना तो कह रहा है विन विन कॉपरेशन करते हैं। विन विन कॉपरेशन का मतलब है कि आप भी कारोबार करें, हम भी करते हैं, सिक्योरिटी को इंडिविजिबल रखते हैं, आप भी सिक्योर रहें, हमें भी सिक्योर रहने दें। ये तो वो पुराना मॉडल है ना कि सिक्योरिटी जीरो सम होगी, कॉपरेशन जो है वो हमेशा हेजमॉन की तरफ टिल्टेड होगी, उसको फायदा देगी, और जो कमजोर है उसका नुकसान होगा, उसका इस्तेहसाल होगा। और ये सारा साइकिल जो है इसको बाय फोर्स ही रोका जा सकता है। और बाय फोर्स रोकने के लिए आपने देखा है कि एक ईरान जो है एक मिडल पावर है, आप उसे ये भी नहीं कह सकते कि जी वो यूरोप, पिछले 40 साल से तो उस बेचारे पे सैंक्शंस हैं। तो उसने ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी है कि बस इतनी सी बात है अमेरिका के सामने खड़े होने की, इतनी सी बात है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जाहिर है अमेरिका में डीप स्टेट की ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पॉलिटिकल कैपिटल तो लूज किया है इस सारे सिनारियो के अंदर। तो वो जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ है वो कितना डेंट पहुंचा गया उनको, और अब इससे निकलने के लिए लास्टली एंड वेरी क्विकली वो कौन सा नैरेटिव है जो होगा, पर्टिकुलरली अगर चाइना कन्विंस भी कर लेता है उनको ये समझाने में कि भाई आपको निकलना ही पड़ेगा यहां से, आपको पीछे हटना ही पड़ेगा और अब आपको एग्जिट देने को तैयार है, तो वो सेफ एग्जिट या सेफ एग्जिट नैरेटिव क्या होगा? सेफ एग्जिट ये होगा कि ये जो न्यूक्लियर डील है जो कि ईरान जिस पे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ज्यादा काम भी नहीं करना चाहता, तो JCPOA 2.0 जो है ये आप ले लीजिए, और स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उसके ऊपर एक सिंडिकेट या कोई इस तरह की चीज बना के आपको फेस कीपिंग देते हैं जो बिहाइंड द डोर ईरान ही कंट्रोल करेगा, ईरान और ओमान। लेकिन वो फ्री वे नहीं रहेगा, चाइना इसको फ्री वे नहीं रहने देना चाहता, क्योंकि फिर इसके ऊपर किसी भी वक्त अमेरिका की मोनोपोली हो जाएगी। तो वो कहेंगे जी हम आपको पब्लिकली ये बताते हैं जिसके ऊपर एक सिंडिकेट ऑफ कंट्रीज है, फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली पाकिस्तान है,
इसके अंदर 2-3 और मुल्क हैं, वो मिलकर इसकी सिक्योरिटी को और इसकी जो क्लैरिटी है कि ये वाटरवेज क्लियर रहेंगे, तो इस पे काम कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम आपको देते हैं, आपको आपका न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसके ऊपर एक पूरी की पूरी जो है रिजीम भी सेट करके देते हैं, प्लस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की विक्ट्री भी आप ले जाइए, हम आपको देते हैं कि जी ये ईरान के पास नहीं है, अल्टीमेटली अमेरिका ने ईरान के कब्जे में नहीं जाने दिया और आप यहाँ से जाइए। तो ये ऑफ रैंप होगा, लेकिन ये ऑफ रैंप जो है सेनेट में जाके बेचना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे हॉक्स जो हैं अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि JCPOA तो हमारे पास पहले से मौजूद था, अब हमारे पास स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी नहीं है और आप हमें बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि ये जो कुछ भी है वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और ट्रंप जो हैं वो ऑफ कोर्स बहुत ही मुश्किल में हैं। अगर मैं ट्रंप की जगह हूँ तो बाकी ठीक उनको पैनिक अटैक आते हैं कि वो दिन में 20-20 दफ़ा ट्रुथ सोशल के ऊपर कभी गालम गलोच कर रहे हैं, कभी हार्ड बयान दे रहे हैं, कभी कैरेट है, कभी जो है वो स्टिक है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री भी समझें तो उस विक्ट्री ट्रे में भी, जो कि ईरान इस वक्त उसमें भी आंखें दिखा रहा है कि यही न्यूक्लियर डील लेके चले जाएंगे और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो है वो बयानिया लेके चले जाएंगे। बाकी जहाँ तक उसके बदले में इनको ईरान की सैंक्शंस को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बदले में इनको ईरान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके फ्रोज़न एसेट्स को वापस करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जब ये बैठ के सोचते हैं तो फिर इनके कान में कुछ लोग खुसर-फुसर करते हैं कि एक मौका और ले लेते हैं हैवी बम्बार्डमेंट का, आखिर ईरान कितना भी बड़ा है। तो एक ग्रेविटी बॉम्ब से वहाँ पर शदीद किस्म के जो है नुकसान करते हैं, इंसानी जानों का भी। और फिर देखते हैं क्या ईरानी तब भी कंसोलिडेट करते हैं या सड़कों पे निकलते हैं। अभी आपने जो क्लिप चलाया ट्रंप का, उसमें ट्रंप क्या कह रहे हैं और इनके एलाइज बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हम वेपन ही प्रोवाइड कर दें ईरानियों को, ये यहाँ तक आ गए हैं तो ईरानी सड़कों पे निकल आएंगे, वो निहत्थे नहीं निकल सकते। अब ये ईरानियों को वेपन प्रोवाइड करना चाहते हैं, अब ये वहां पर इधर से BLA को सपोर्ट करना चाहते हैं, उधर से कुर्दिस्तान में जो है वहां पे लोगों को कहना चाहते हैं। तो ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और इनका जो लास्ट इन्होंने जो ब्लाइंड खेलना था वो ये कि गल्फ कंट्रीज खिलाफ हो जाएंगे, तो गल्फ कंट्रीज भी अपने अपने रास्ते पे चल पड़े हैं, चंद एक बेवकूफ़ों के अलावा। तो कोई किसी के खिलाफ नहीं हो रहा है और हर किसी को ये समझ में आ रही है कि ये दो हाथियों की लड़ाई में देखते हैं कि धूल कब छटती है और उसके बाद हम अपना अपना देख लेंगे।